साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक फिर से आपका अपने इस YouTube चैनल द ओमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम उन 3 आयोग के बारे में समझेंगे जो विशिष्ट वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। और यह आयोग वैधानिक नहीं संवैधानिक, याद रखिए ये आयोग क्या है, संवैधानिक है और संविधान में इनका जिक्र भी किया गया, हालांकि कुछ को बाद में जोड़ा गया। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत में विशिष्ट वर्गों से संबंधित अनुच्छेद एवं भाग 16 में जो है 330 से 342 ए तक। उस वीडियो में हमने जो संवैधानिक स्थिति थी, मतलब जो अनुच्छेद थे, उसके बारे में डिटेल से समझाया था, आप देख सकते हैं। इसमें हमने उन आयोगों के बारे में जिक्र किया है जो 338, 338 ए और 338 बी में वर्णित। एक ही जगह पे सभी को सम्मिलित करने से या रखने से क्या होता है कि कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाती है, थोड़ा वीडियो लंबा होने लगता है और लोगों को समझने में समस्या आती है। परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सीधा संवैधानिक स्थिति से यानी कि अनुच्छेद पूछे जाते हैं, या उसमें कुछ जो बदलाव होते हैं या उसमें कुछ जो चीज़ें जोड़ी जाती हैं उससे पूछे जाते हैं। तो जब आप विशिष्ट वर्गों से संबंधित भाग या अनुच्छेद या आयोग के बारे में समझें तो सबसे पहले ये समझिएगा कि भारत में विशिष्ट वर्ग है कौन। याद रखिए, विशिष्ट जातियां नहीं लिखा गया है, विशिष्ट वर्ग लिखा गया। वर्ग हैं कौन और उन्हें क्यों इस तरह से संविधान में संरक्षण प्रदान की गई है। तो जैसा कि हमने पिछले भी बताया था, आप भी विभिन्न समुदाय से हम लोग आते हैं और साथ ही जो भारत में जातीय व्यवस्था है, इसे कोई नकार तो नहीं सकता है कि भारत में जातीय व्यवस्था है। तो इन जातीय व्यवस्था में एक सोपान है, सवर्ण हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं। हालांकि पुरातन व्यवस्था में देखा जाए तो चतुष्वर्णीय कल्पना थी। कालांतर में जातियां उपजातियां विभिन्न जातियों में बनते चली गई और सब एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ ही समझती थी। तो जब संविधान बना तो संविधान में इस पर बहुत गर्मा गर्म बहस हुई, चर्चा हुई कि भाई किन्हें आरक्षण दिए जाएं, किन्हें आरक्षण नहीं दिए जाए। हालांकि आरक्षण के समर्थन में कुछ लोग थे, कुछ लोग नहीं थे। खैर, ये संविधान जब बनी थी तब की विशिष्टता की बात थी, तब के बहस की बात थी। कालांतर में अनुच्छेद 338 में यह वर्णन किया गया था कि माने संविधान जब बना था तभी कि विशिष्ट वर्गों के उत्थान के लिए एक अधिकारी नियुक्त होंगे, विशिष्ट अधिकारी होंगे। इसी अनुच्छेद 338 को बाद में फैलाया गया। वो जो विशिष्ट अधिकारी थे वो एससी और एसटी, आंग्ल भारतीय सभी के लिए वो नियुक्त अधिकारी थे। कालांतर में जब उनका दायित्व बढ़ा, उनके कार्य बढ़े और सामाजिक जागरूकता बढ़ी, हर समाज के लोग अपने हितों को देखे और अपने हितों के लिए सरकार के पास पहुंचे और अपने हितों की मांग की। और इस लोकतंत्र में बहुत जरूरी भी चीज़ है, ये कोई बुरी बात नहीं। बुरी बात यह है कि जब आप महीने 2 महीने ट्रेन और बस बंद कर देते, वो गलत चीज़ है। आप अपने राजनीतिज्ञों को कहिए, अपने राजनीतिक सिस्टम में भाग लीजिए, ना कि पब्लिक को परेशान कीजिए। लेकिन खैर, तो जब उनकी मांग बढ़ने लगे सभी वर्गों की, मैं किसी एक वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एससी की बात नहीं कर रहा हूँ, एसटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ओबीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी की नहीं, सभी वर्गों के अपने मांग बढ़ने लगे और अपने मांगों को उन्होंने सरकार के पास रखा। तो जो वो अधिकारी थे, अनुच्छेद 338 के तहत जो नियुक्त अधिकारी थे, उनके कार्यभार बढ़ने लगे और सरकार को भी समस्याएं होने लगी कि भाई किन्हें चुने, किन्हें नहीं चुने, किन्हें रखें, किन्हें नहीं रखें। तो फिर कालांतर में हमारी संसद ने इसमें विभिन्न प्रकार के संशोधन किए और 2004 आते आते और फिर 2018 के बाद इन तीनों के लिए एक विशिष्ट अलग आयोग बना दिया गया। वर्तमान जो स्थिति है वो 2004 एवं 2018 के बाद की स्थिति है। हो सकता है कि हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, साल 2 साल के बाद कुछ और चीज़ें जुड़ी है, लेकिन खैर जो वर्तमान स्थिति है इसी में हम आपके साथ संक्षिप्त रूप से इस पर चर्चा करेंगे। और इससे बहुधा प्रश्न जो है कथन और कारण तथा एक लाइन में, इसके अलावा आपसे जो मेंस परीक्षाएं होती हैं उसमें भी पूछे जाते हैं।
तो सबसे पहले समझिए कि ये विशिष्ट वर्ग थे कौन। तो देखिए, हम आपको सिर्फ बतला रहे हैं, लेकिन जब आपको विशिष्ट वर्गों के बारे में व्यापक समझ बनानी हो तो आप एनसीईआरटी के किताब को पढ़ सकते हैं या ऐसे मानक बुक जो इस पर लिखे गए हैं। हालांकि मैंने देखा है या मैंने जो पढ़ा उसमें देखता हूँ कि जितने भी मानक बुक हैं उनमें सबसे अच्छी एनसीईआरटी है, वही सबसे अच्छी बता पाती है कि ये कहाँ पर क्या क्या समस्याएँ थी। हालांकि बहुत सारे लेखकों ने अच्छा लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी बेसी उसमें रह जाती है। तो जो व्यापक समझ बनानी हो आपको विशिष्ट वर्गों के बारे में, तो वो एनसीईआरटी के बुक पर ये समझ में आ जाएगी। तो हमारे यहाँ मुख्य रूप से जातीय सिस्टम थी। हमारे यहाँ जातीय सोपान में कुछ ऐसी जातियाँ थी जिन्हें की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति बहुत ऊंची थी। उन्हें बहुधा आज के समय में सवर्ण बोला जाता है। कुछ ऐसी जातियाँ थी जिनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति इन सवर्णों से कुछ कम थी। हालांकि संख्या में बहुतायत थे, बहुत मेहनतकश वर्ग थे, लेकिन उनकी स्थिति कुछ कम थी, तो उन्हें आज जो है बहुधा ओबीसी के रूप में माना जाता है। मैं पीछे उतना कहानी नहीं सुनाने जा रहा हूँ, सिर्फ मोटा मोटी समझ बता रहा हूँ। इसके अलावा कुछ भारत में ऐसे भी लोग थे जिनके पास न कोई शैक्षणिक स्थिति थी, न कोई राजनीतिक स्थिति थी और न कोई जमीन जायदाद उनके पास थी, कुछ भी नहीं थी। इन लोगों को, और ये लोग हिंदू व्यवस्था के अंग थे, यानी कि हिंदू व्यवस्था में जातीय सोपान में सबसे नीचे के लोग थे, माना जाता था इनको। हालांकि मेरा भी मानना है और ये आप भी मानेंगे, मान्यता है कि भगवान के यहाँ से जन्म लेने वाले यदि कोई है तो हर व्यक्ति बराबर होता है और हर व्यक्ति समान होता है। उसे जातीय, निर्जातीय खांचों में यहाँ आकर बांटा जाता है। तो जब हमारे यहाँ इस तरह के सिस्टम थी, लोग जिस कुल में, वंश में, जाति में जन्म ले रहे थे उसी में बंध के रह जा रहे थे और उनकी स्थिति जो थी इतनी दयनीय और नीची थी कि कुछ कहना नहीं, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो संविधान में इन सभी के लिए, जो इस वर्ग में आ रहे थे, सब के लिए कुछ उपाय किए गए। उपाय जब किए गए तो भाई उपाय हुआ तो कितना आगे बढ़ाओ, बस समझ रहे हैं। जैसे 330, 31, 32, 33 सब में उपाय किए गए इनके लिए, तो कितना आगे बढ़ा। तो इसके लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया 338 में। कालांतर में वो एक अधिकारी से अनेक अधिकारी बने और अनेक अधिकारियों से उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय आयोग बने। तो आज हम इसी की परिचर्चा करें। तो सबसे पहले देख लीजिए एससी के बारे में संक्षेप में समझ लेंगे, एसटी के बारे में और ओबीसी के बारे में। तो मैंने पहले भी बताया कि एससी जो थे हिंदू जातीय व्यवस्था में सबसे नीचे सोपान में आने वाली जातियों से लोग होते हैं। फिर भी यहाँ पर याद रखिएगा कि भारत में जाति व्यवस्था ही नहीं, जातियों में भी वर्ग व्यवस्था है। उसे आप एक विद्वान हैं जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने प्रबल जातियाँ, प्रबल यानी कि प्रभावी जातियों के नाम से उल्लेख किया। बहुत बार आप देखेंगे कि किसी खास क्षेत्र में जो सवर्ण है वो नीचे हैं, लेकिन कुछ ऐसी जातियां हैं जो प्रबल हैं, ताकतवर हैं, सब क्या कह सकते हैं, वो सामर्थ्यवान हैं और राजनीति में, शिक्षा में, हर वर्ग में वो आगे बढ़ चुके हैं। किनसे? उनसे जिन्हें सवर्ण माना जाता है। तो इस तरह की भेद और संभावनाएं और इस तरह की स्थिति हमारे देश में मौजूद है, थी भी उस समय। तो जब आरक्षण दिया गया प्रारंभ में, तो उसमें फिर सुधार किए गए और उस तरह से फिर इन प्रबल जातियों को भी पकड़ा गया। और उसके बाद फिर जो शेड्यूल कास्ट थे यानी कि एससी के लोग थे, उनमें भी कुछ प्रभावी जातियां थी, फिर उनको भी पकड़ा गया। तो कालांतर में माना गया कि भाई ऐसा किया जाए कि एक ही जगह पे एक ही व्यक्ति को एक ही सिस्टम में शामिल कर देने से समस्याएं होती हैं। तो वर्तमान स्थिति यह है कि राष्ट्रपति अपने अधिसूचना के द्वारा कौन सी जाति को किस में रखा जाएगा वो जारी करते हैं और फिर इस अधिसूचना में या इस प्रकार के क्या कह सकते हैं आदेश में संसद काट छांट कर सकती है। यानी कि संसद किसी भी कास्ट को एससी में या ओबीसी में डाल सकती है, बाद में फिर और एसटी में भी रख सकती है और उसमें से निकाल सकती है, लेकिन अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करेंगे। तो हमारे यहाँ देखिएगा एससी लोग जो हैं वो हिंदू धर्म व्यवस्था से ही आते हैं और ये सबसे निचले सोपान पर आते हैं। वर्ग व्यवस्था ने सिर्फ इसलिए आपको समझा दिया कि ये मत समझे या कोई समझे कि भाई जो सवर्ण है वही ताकतवर होंगे, कोई जरूरी नहीं। हो सकता है कि किसी खास इलाके में सवर्ण बहुत कम रहते हों, ओबीसी या एससी की जातियाँ के जो वर्णित हैं वो लोग ज़्यादा रहते हों, तो वो प्रभावी हो जाते हैं। फिर जब वो प्रभावी हो जाएंगे तो उनकी आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिति ऊंची हो जाती है।
तो इस तरह का एक प्रक्रम हमारे यहाँ चलता रहता है। हालांकि अंग्रेजी राज से पहले भी ये प्रक्रम हमारे यहाँ चला करता था। बहुत से आपके मध्यस्थ जातियाँ मिलेंगे जो भूपति होते थे, वही भूपति लोग कालांतर में जमींदार बने और अंग्रेजी के बाद भारत के वो सवर्ण बन गए। तो एक अलग ऐतिहासिक मुद्दा और विषय है। तो यहाँ पे है एससी, दूसरा है एसटी। एसटी जो हमारे यहाँ है ये थोड़ा सा सबसे ज़्यादा क्या कह सकते हैं प्रभावी लोग हो गए। प्रभावी इसलिए हो गए कि ये भारत के कुल आबादी का 8.6% हमने लिख रखा, लगभग 8.5% आबादी है ये। और ये भारत के उन जगहों पे रहते हैं जिन्हें भारत का रूट प्रदेश बोला जाता है, अर्थात हमारे जितने भी क्या कह सकते हैं खनिज संसाधन हैं वो उन्हीं इलाकों में है जहाँ ये एसटी लोग रहते हैं। और इनकी पूरी दिनचर्या, पूरा सिस्टम, पूरा सामाजिक ताना बाना इसी खनिज संसाधनों पर निर्भर था। जैसे जल, जंगल, जमीन। आपने अखबारों में सुना होगा कि झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में जल, जंगल, जमीन के लिए आदिवासी लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए, जल, जंगल, जमीन ये तीनों बहुमूल्य पदार्थ, बहुमूल्य चीज़ है। और पूरा इनका क्या कह सकते हैं दिनचर्या, मतलब एक पीढ़ी से दो पीढ़ी, दो पीढ़ी से तीन पीढ़ी, सैकड़ों पीढ़ी से इनकी जो दिनचर्या थी इसी जल, जंगल, जमीन पर आश्रित थी। धीरे धीरे अंग्रेजी राज से धीरे धीरे इनके सारे अधिकार जो थे जल, जंगल, जमीन के वो छीन लिए गए। अब सोचिए कि कोई व्यक्ति पुरखों से जहाँ रह रहा है और उनके अधिकार को जब छीन लिया जाएगा तो उनके साथ क्या स्थिति होगी। यही कारण है कि जो नक्सलवाद था इन इलाकों में कुछ ज़्यादा ही प्रभावी रहा। कालांतर में सरकार ने इनके लिए आयोग बनाए और इनके कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए और इनको अब समाज के मुख्य धारा में बहुत तेजी से जोड़ा जा रहा है, ताकि ये भी समाज के मुख्य धारा में जुड़ करके राष्ट्र के क्या कहते हैं विकास में भागीदार बने और अपने सामाजिक स्थिति को, जिसमें शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक को ऊपर करें। हालांकि ये कितना ऊपर होगा ये तो आने वाले समय बताएगा। इसके बाद भारत में ओबीसी जातियाँ आती हैं। ओबीसी बाद में कालांतर में उसमें ईडब्ल्यूएस भी जोड़ दिया गया। तो ओबीसी जातियाँ वैसी जातियाँ थी जो हिंदू धर्म व्यवस्था में सेकंड पायदान पर थी, दूसरे पायदान पर थी, यानी कि सवर्णों से कुछ नीचे थे। हालांकि ये मतलब सिर्फ शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति में ही नीचे थे, आर्थिक स्थिति में बहुत नीचे नहीं थे, लेकिन थे। इसके पीछे कारण यह था कि ये मेहनत का वर्ग था। इनका मूल काम जो था वो कृषि कार्यों और या अन्य वैसे कार्य जो मेहनत का कार्य था उसमें बहुत मेहनत करते थे और इन्हीं की मेहनत के बदौलत जो अधिशेष उत्पन्न होता था उसी पर ये ऊपर की जो जातियां होती थी वो पला करती थी। भारत में जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो बहुत सारे विचार के इतिहास को आप पढ़ेंगे, जिसमें वामपंथी विचार है, दक्षिणपंथी विचार है और कुछ ऐसे विचार के लेखक हैं जो समान हैं, न्यूट्रल हैं, यानी कि निष्पक्ष हैं। तो इन तीनों को जब आप पढ़ेंगे तो सबकी एक अलग अलग मर्यादा है और सबकी एक अलग अलग विशिष्टता है। लेकिन मुझे वो वामपंथ इतिहास की ये बात अच्छी लगती है कि जो ऊपरी जातियाँ थी, मतलब जो जाति पायदान में सबसे ऊपर थे, वो ओबीसी और एससी के द्वारा उत्पन्न अधिशेष पर अपने आप को पालते थे और उसी अधिशेष के लिए ये आपस में संघर्षरत भी रहते थे। खैर वो इतिहास की बात है, अभी हम पढ़ते हैं संविधान को। तो देखिए, भारत में पहला है NCSC, नेशनल कमीशन फॉर एससी, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो ये जो आयोग है वो वर्तमान स्वरूप में 2004 ईस्वी में आया। याद रखिए, वर्तमान स्वरूप में 2004 ईस्वी में आया है। पहले इसके लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था और ये अनुच्छेद 338 में, ध्यान दीजिएगा, NCSC जो है वर्णित है अनुच्छेद 338 में, NCST अनुच्छेद 338A में और NCBC यानी कि बैकवर्ड कास्ट के लिए जो आयोग है वो अनुच्छेद 338B में वर्णित है। तो भारत में इनकी कुल आबादी है 16.6%। भारत में NCSC की जो आबादी है यानी कि अनुसूचित जातियों की जो आबादी है लगभग 16% के आसपास में है। ठीक है, 16.6%। और इनको आरक्षण जो संविधान में वर्तमान में दिया गया है वो 15% आरक्षण। कितना परसेंट दिया गया है? 15% आरक्षण इन्हें प्रदान किया गया। आबादी कितनी है? 16.6%। आरक्षण कितना दिया गया है? 15%। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि 338A के तहत एक विशिष्ट अधिकारी की नियुक्ति के बाद था जो इनके मामले को देखेगा। कालांतर में जब संसद को लगा कि भाई थोड़ा सा इनके काम बढ़ गए हैं तो उन्होंने एक संकल्प पारित किया।
कब संकल्प पारित किया? 1978 में। 1978 में एक संकल्प के द्वारा वो जो विशिष्ट अधिकारी थे उनके लिए एक बहुसदस्यीय आयोग बना दिया गया। हालांकि वो अधिकारी रहते थे लेकिन एक बहुसदस्यीय आयोग बना, और ये जो आयोग था वो गैर संवैधानिक था। कालांतर में 78 में जो बहुसदस्यीय आयोग बना उसको फिर 1987 में उस आयोग को NCST आयोग का नाम दिया गया। क्या दिया गया? NCST, यानी कि उस समय ये नहीं था, यही वाला था। ये कब बना मैं बता दूंगा। सबसे पहले समझिए, NCST अनुच्छेद 338A के तहत था, जो कि पहले एक विशिष्ट अधिकारी होते थे। कालांतर में 1978 में एक संकल्प के द्वारा एक बहुसदस्यीय आयोग बना, हालांकि वो अधिकारी रहते थे। बाद में उस आयोग को, जो संकल्प के द्वारा 1978 में बना, 1987 में एक उसका जो क्या कहते हैं नाम जो है वो NCST रखा गया, यानी कि वो जो आयोग था वो SC और ST दोनों के मामले को देखते थे। 87 कालांतर में 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1990 के तहत एक बहुस्तरीय आयोग बना। ध्यान रखेंगे, मामला यहीं से शुरू होगा, ठीक है। 65वें संविधान संशोधन आपको इधर में भी पढ़ेंगे तो 65वें मिलेगा। 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत NCSC-ST बना, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग बना 65वें संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखेंगे किसके द्वारा? 65वें संविधान संशोधन के द्वारा। 65वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1990 में हुआ था, यानी कि 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा वो जो विशिष्ट अधिकारी नियुक्त होते थे उनकी जगह पे एक बहुसदस्यीय आयोग बना, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग कहलाएगा। हालांकि आयोग के लिए काम कब से शुरू हुआ? 1978, फिर दूसरा संकल्प 1987। हालांकि यह सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता दिया। कालांतर में 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा, देखिए 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इस जो 65वां में बना था उसको दो भाग में बांट दिया गया। क्या भाग में बांटा गया? दो भागों में। एक बना NCSC और एक बना NCST, यानी कि जब परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को कब अलग किया गया, तो आप देखिएगा 2003 के 89वें संविधान संशोधन के तहत इसे अलग किया गया, और 2004 से ये दोनों जो वर्तमान रूप है ये अस्तित्व में आया। वर्तमान जो अस्तित्व है दोनों का वो 2004 में आया, और इसके लिए जो अधिकार दिया गया वो 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत आया। ठीक है, तो ये है हमारा NCSC। NCSC को अनुच्छेद 338 के तहत इस शक्ति प्रदान है, और साथ ही 1978 में एक संकल्प के द्वारा एक बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया। 87 में इस आयोग को नाम दिया गया। 65वें के तहत इसमें जो क्या कह सकते हैं, जो विशिष्ट अधिकारी थे उसके जगह पर इस आयोग को क्या कह सकते हैं, पूर्ण बहुसदस्यीय आयोग बना दिया गया, यानी कि जो विशिष्ट अधिकारी थे वो घिस गए, खत्म हो गए, उनके जगह पे एक बहुसदस्यीय और उच्च स्तरीय आयोग बना। कब बना? 1990 में। किस अधिनियम के तहत? 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 2004 में दो भागों में बांट दिया गया, यानी कि 338 के जगह पर 338A भी आ गया। याद रखिएगा कि ये 2004 में आया, 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। अब देखिए NCSC जो है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है, ये 2018 तक, कब तक? 2018 तक OBC के मामले में भी संवैधानिक आयोग था। बाद में इसके लिए NCBC को अधिकृत कर दिया गया। हालांकि उसकी गठन पहले हुआ था, देख लेते हैं, लेकिन अभी इस NCSC को देखते हैं। तो NCSC जो था वो जो 2018 तक OBC के काम को देखता था। कालांतर में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसे OBC के कार्य से मुक्ति प्रदान कर दी गई। वर्तमान में यह जो आयोग है, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है, वो आंग्ल भारतीय समुदाय के मामलों को भी देखता है। ध्यान दीजिएगा कि अनुसूचित जाति आयोग का जो है वो आंग्ल भारतीय कोई मामले को भी देखता है, उसके लिए कोई अलग आयोग नहीं बना हुआ। ठीक है, और जब ये 2004 में वर्तमान रूप में आया था तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो सूरज भान थे। कौन थे? सूरज भान थे, NCSC के प्रथम अध्यक्ष थे, जो 2004 में आया वो। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो विजय सांपला।
कौन है? विजय सांपला इसके वर्तमान अध्यक्ष। इसको फिर से देख लेते हैं। एससी की आबादी भारत में 16.6% है। इन्हें आरक्षण 15% मिला हुआ है और अनुच्छेद 338 के तहत NC/SC एक संवैधानिक आयोग है और वर्तमान और इसका जो विकास हुआ है उस तरह से हुआ है कि पहले एक अधिकारी होते थे, वो अधिकारी की जगह पर 1978 में एक आयोग को जोड़ा गया जिसमें बहुत सारे लोग होते थे और उस आयोग को कालांतर में NC/ST आयोग का नाम रखा गया, जो दोनों संकल्प था। बाद में 65वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत उस अधिकारी की जगह पे एक आयोग बना दिया गया 1990 में। फिर 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत 2004 से दोनों के लिए, SC के लिए अलग और ST के लिए अलग आयोग बना दिया गया। और SC जो आयोग था, मतलब NC/ST जो था, वो 2018 तक OBC के मामले को देखता था। बाद में OBC के मामले को इनको मुक्त कर दिया गया 2018 से, और अभी ये क्या कहते हैं, आंग्ल भारतीयों के मामले को भी देखता है। और सूरजभान इसके प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न कैसे पूछेगा? प्रश्न ये पूछेगा कि वर्तमान में आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित आयोग है NC/SC। वर्तमान में NC/SC के जो रूप है वो कब आया? 2004 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आया? तो 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। NC/SC/ST आयोग जो है वो कब बना? तो 1990 में 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ये दो चीजें मैंने सिर्फ आपको जानकारी के लिए दे दी कि ये कैसे इसको बहुसदस्यीय बनाया गया था। तो ये है हमारे 338। अब इसी में आता है 338A। तो 338A क्या है? 338A कहता है NC/ST यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो देखिए, जनजातियों के लिए कुछ लक्षण निर्धारित और इनकी कुछ विशिष्टताएं। ये जो विशिष्टताएं हैं और लक्षण हैं ये अलग है। ये ध्यान रखिएगा कि SC अलग है भारत में, ST अलग है इनका, ठीक है। ये जो है वो विशिष्ट अलग इसलिए हैं कि ये एक समुदाय के रूप में जन सामान्य से, यानी कि भारत के जो अन्य जन हैं उनसे बहुधा अलग रहते हैं। इनकी अपनी अलग एक विशिष्ट संस्कृति है और इनका रहन सहन भी हमसे कुछ अलग है। ये विशिष्ट, हमने शुरू में ही बताया कि ये जल, जंगल और जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। ये आदिम है। आदिम मतलब पुरातन व्यवस्था से रहते हैं और इनकी भौगोलिक रहन सहन भी जो है हमसे अलग है। जैसे हम लोग बहुत ही समुदाय में रहते हैं, तो ये हम लोग जैसे बहुत समुदाय में नहीं रहते हैं। इनके घर अकेले अकेले होंगे, दूर दूर होंगे, प्रकृति के साथ रहते हैं और प्रकृति के अंदर ही रहते हैं। तो देखिए, इनको जो माने आबादी है भारत में ST लोगों की, अनुसूचित जनजाति लोगों की आबादी जो है भारत में 8.6% है और इन्हें आरक्षण जो है 7.5% मिला हुआ है। यह मुख्यतः वन पहाड़ों पर रहते हैं। इनकी आदिम भौगोलिक अलगाव एवं अलग तथा विशिष्ट संस्कृति है। याद रखिए, SC से इसी मामले में अलग है। इसके अलावा जो फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से ये दोनों मामले बराबर हो जाएंगे। हमने क्या बताया कि 1990 में 65वां संविधान संशोधन के द्वारा नेशनल कमीशन फॉर SC/ST गठित हुआ और बाद में 1999 में इनके लिए एक अलग मंत्रालय भी बना दिया गया, ठीक है। जनजाति कल्याण मंत्रालय इनके लिए बना दिया गया जो इनके विकास को देखता था। फिर इसके बाद 2003 में 89वें संविधान संशोधन के द्वारा 338A जोड़ा गया और 2004 में NC/ST गठित हुआ, यानी कि NC/ST का जो वर्तमान रूप है वो 2004 में बना 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। इनके लिए अलग मंत्रालय कब बना? 1999 में बना। इनकी आबादी कितनी है? 8.6%। इन्हें आरक्षण कितना मिला है? 7.5%। ये अलग कैसे हैं? तो चूंकि ये आदिम है, भौगोलिक अलगाव में रहते हैं तथा इनकी अलग एवं विशिष्ट संस्कृति है। याद रखिए, जो SC हैं वो हिंदू धर्म व्यवस्था में सबसे नीचे पायदान के लोग आते हैं। ये छुआछूत वाले मामले में आते हैं। इनके साथ वो मामला नहीं है, ये अलग है। अब देखिए 3 बड़ा, अब इसमें कुछ चीजें हैं। जैसे 2005 में NC/ST को राष्ट्रपति ने कुछ कार्य सौंप दिए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये तीनों जो आयोग है, ये इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 अन्य सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। सेवा शर्त सब राष्ट्रपति देते हैं और इनका जो कार्य होता है वो इन तीनों के उत्थान से संबंधित मामलों को देखना होता है और साथ ही उन्हें ये देखते हैं
कि इनको जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं उसके तहत ये कितने आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ने में कितनी समस्याएं आ रही हैं, और समस्या आ रही हैं तो किस प्रकार की समस्याएं आ रही है। और तीनों अपने रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं, और यदि मामला राज्य का है तो संबंधित राज्यपाल को दिया जाता है, राज्यपाल उस मामले को विधानसभा में रखवाते हैं और विधानसभा देखता है, संसद देखता है कि मामला क्या है, क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। यदि सुधार नहीं किया जा सकता है तो उसका लिखित कारण देना होगा कि वो क्यों नहीं किया जाएगा। और ये तीनों आयोगों में ये कॉमन चीज है, यानी कि जो बहुसदस्यीय आयोग होते हैं उसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, 3 अन्य सदस्य होते हैं। तीनों में NCSC, NCST और NCBC तीनों का समान है। तो कालांतर में इसमें एक चीज और जोड़ा गया। 2005 में राष्ट्रपति जो थे वो NCST को कुछ और कार्य दिए, तो उसमें यह कार्य था कि भाई देखिए कि इनको जो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे खनिज संसाधनों में इनको कितना हक दिया जा सकता है और क्यों नहीं दिया जा सकता। साथ ही वन के जो उत्पाद हैं उसमें इनकी कुछ हिस्सेदारी नियुक्त की जाए। वन से बहुत सारी चीज़ आते हैं तो उसमें इनकी कुछ हिस्सेदारी नियुक्त की जाए। इनके लिए जो जमीन संबंधित मामले हैं उसको पुनः देखा जाए और उन माने ST लोगों को जो जमीन है उस पर इनके अधिकारों को निर्देशित किया जाए और साथ ही निर्धारित भी किया जाए। और इसी के आधार पर फिर कालांतर में विभिन्न जो राज्य सरकारें थी अपने यहाँ के ST लोगों के लिए कुछ अलग अलग कानून बनाए। हालांकि वो सब राज्यों के लिए अलग अलग है, लेकिन 2005 में राष्ट्रपति ने ST आयोग जो था NCST को ये सारे कार्य सौंपे थे। तो 1965 के तहत NCST आयोग बना था। 99 में एक अलग मंत्रालय इनके लिए गठा। जो सबसे ज्यादा प्रश्न आपसे पूछेगा वो यही पूछेगा कि NCST की स्थापना कब हुई, तो 2004 में हुई। अनुच्छेद 338A जोड़ा गया। किसके तहत जोड़ा गया, तो 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। इसमें एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष तो खैर तीनों में होते हैं। और ये जो रिपोर्ट होते हैं, मतलब इनके जो रिपोर्ट होते हैं, मैंने बताया फिर से दोहरा देता हूं कि राष्ट्रपति को सौंपते हैं, 1 साल के अंदर सौंपते हैं, या जब उससे पहले भी हो गया तो पहले भी सौंप देते हैं। और ये रिपोर्ट राष्ट्रपति जो है संसद में रखवाते हैं, या राज्य का मामला है तो राज्य के पास, राज्यपाल के पास भेजा जाता है। फिर ये संसद में जाता है या विधानसभा में जाएगा और उस पर कार्रवाई के लिए बोला जाएगा, कहा जाएगा, उस पर विचार की जाएगी। यदि कार्रवाई हुई तो ठीक है, और नहीं हुई तो फिर लिखित रूप से दिया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा। अब है NCBC। देखिए OBC का मामला जो था वो भारत में सबसे ज़्यादा विवादास्पद मामला था। विवादास्पद मामला इसलिए था कि यहाँ पर जो इनके साथ जो स्थिति थी कि ये ताकतवर समुदाय थे, सवर्ण से किसी भी स्थिति में कम नहीं थे, लेकिन इनकी शैक्षणिक स्थिति जो थी वो प्रारंभ में थोड़ी कम थी। तो जब कम थी तो समस्याएं हो रही थी, जितने भी नौकरियां थे उसमें वो अन्य लोग आगे आ रहे थे। बाद में जब इनकी आर्थिक राजनीतिक स्थिति उन्नत हुई, राजनीतिक स्थिति कैसे उन्नत हुई ये एक अलग सामाजिक विषय है, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखा, आप उसको देख सकते हैं। तो इनकी जो आर्थिक और राजनीतिक स्थिति जब आगे बढ़ी तो इनकी भी मांग बढ़ी कि भाई हमें भी सत्ता के जो क्या कहते हैं संचालन के लिए जो सिस्टम है उसमें हमें भागीदारी दी जाए। माना यह जाता है कि भारत में जब मंडल आयोग आया था तो उसने माना कि भारत में 52% OBC जातियां हैं। हालांकि कौन जाति किस में है ये कोई वर्णित नहीं है। SC का कोई वर्णन नहीं है, ST का कोई वर्णन है। राष्ट्रपति अपने अधिसूचना के द्वारा ये निर्देशित करते हैं कि कौन सी जाति SC है, कौन सी जाति ST है, कौन सी जाति OBC है। तो देखिए 338B जोड़ा गया। कब जोड़ा गया इसको भी देख लेते हैं। 1992 में मंडल कमीशन के जो मुकदमा था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला सरकार को कि आप एक आयोग बनाइए जो इनके मामले को यानी कि BC के मामले को देखेगा। और 1993 में NCBC का गठन। कब हुआ? 1993 में NCBC का गठन हुआ। हाँ, तो 1993 में NCBC का गठन हुआ और कालांतर में 2018 में 102वां संविधान संशोधन के तहत इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। कब किया गया? 2018 में। किसके तहत? 102 में संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। हालांकि उससे पहले वैधानिक स्थिति में था और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एक वैधानिक निकाय बनाइए, तो सरकार ने या संसद ने बनाया और इसको स्थापना 1993 में हुआ। बाद में 102 में संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया NCBC को और 338B जोड़ दिया गया। अब देखिए
भारत में सबसे ज़्यादा विवादास्पद यही मामला था, लेकिन खैर विवाद को हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। संवैधानिक स्थिति ये है कि एनसीबीसी भी एक बहुसदस्यीय आयोग है जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, और ये सब भी वही कार्य करते हैं जो एनसीएसटी के आयोग करती है, एनसीएससी के आयोग करती है, वही काम इनका भी। अब देखिए, इसमें एक चीज़ हमने और जोड़ दिया कि 342A 102 में संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ही 342A बना, जो राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े एवं विशेष जाति को अधिसूचित करे। यानी कि राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि आप सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक जाति को निर्दिष्ट कर सकते हैं, और इसी के बाद फिर भारत में अलग से ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण दिया गया, जो कि 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लाया गया। खैर वो अलग मामला है, उसके लिए हम अलग बता देंगे आपको। अभी यहाँ पे इसी चीज़ को देखते हैं। तो 338, 338A, 338B, 338 और 338A जो है वो 2004 तक, 3 तक कहिए एक ही थे, 4 से इन दोनों के लिए अलग अलग आयोग बने। यानी कि 338 से 2004 में लाया गया, 2003 के 89वें संविधान संशोधन के तहत, और उसके पहले ये सब एक ही थे। और भारत में एनसीएससी को जो आरक्षण दिया गया है वो 15% है, एसटी को आरक्षण है वो 7.5% है, और इन्हें जो आरक्षण दिया गया है 27% है। हालांकि इनकी आबादी माना जाता है कि 52% है, लेकिन अभी ये माना जाता है कि 44% है। खैर जो हो, अब ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण है वो 10% दिया गया है। तो इस प्रकार से आप जोड़ेंगे तो हमारे देश में आरक्षण जो है वो लगभग 49.5% के आसपास पहुंच जाती है। तो देखिए, फिर से इसको समझ लीजिए, 338, 338 से 338B, ये तीनों जो हैं भारत में विशिष्ट वर्गों के राष्ट्रीय आयोग से संबंधित हैं। और ये जो आयोग होते हैं, मतलब ये जो तीनों के जो आयोग होते हैं वो बहुसदस्यीय होते हैं, और इनमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। ये अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देते हैं, 1 साल के अंदर देंगे या जब पूरी हो जाए तब भी देंगे। और इनका जो कार्य है, इन आयोगों का जो कार्य है, इनके उत्थान से संबंधित मामलों को देखना है। और साथ ही एनसीएससी जो है वो आंग्ल भारतीयों के मामलों को भी देखता है। सूरजभान इसके प्रथम अध्यक्ष थे। एनसीएससी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो सूरजभान थे। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो विजय सांपला हैं। इसके अलावा एनसीएसटी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कुंवर सिंह थे। ठीक है, कुंवर सिंह इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो हर्षाराज चौहान है, शायद मेरी समझ से हर्षाराज ही उनका नाम है, या हर्षाराज चौहान पूरा नाम है। लेकिन इनके जो प्रथम अध्यक्ष थे, एनसीएसटी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कुंवर सिंह थे, मैं बता दे रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा। और सूरजभान इसके प्रथम अध्यक्ष थे एनसीएससी के। और एनसीबीसी के जो वर्तमान अध्यक्ष है हर्षाराज गंगाराम अहीर हैं, वो बीजेपी के लीडर थे और वही अभी उसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एनसीबीसी के। तो ये था हमारा आज विशिष्ट वर्गों से संबंधित आयोग के बारे में। कुछ चीज़ें मैंने अपनी ओर से जोड़ करके, कुछ चीज़ों को मैंने संवैधानिक स्थिति से लिया है और कुछ चीज़ों को समझाने के दृष्टिकोण से लिया है। आप इन चीज़ों को एक समग्र रूप में देख करके समझेंगे और परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछता है उसको ध्यान से पढ़ करके, ध्यान से समझ करके उसका उत्तर देंगे। इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछेंगे, लेकिन 1-2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। क्योंकि ये जो आयोग है भारत के लगभग 60% आबादी को देखते हैं, तो प्रश्न भी लाजमी बनता ही है। तो प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं, प्रश्न पूछे जाते ही हैं। तो आपको इन्हीं को देखते हुए इसका उत्तर देना है। अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और प्रथम अध्यक्ष जो है वो मैंने इसलिए बता दिया ताकि ध्यान रहे, समझदारी बनी रहे। और जब भी आप देने जाएं परीक्षाओं को तो करेंट जरूर देख लें। अब हो सकता है आज मैं बना रहा हूँ वीडियो, कल कोई और चेंज हो जाए तो वो चेंजिंग हो सकती है, तो आप देख लेंगे। और साथ ही इनकी जो संवैधानिक स्थिति है इसको मैंने बता दिया। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि संवैधानिक स्थिति भी जो है वो कालांतर में बदलते रहती है, लेकिन जब बदलेगी तो संविधान संशोधन से ही बदलेगी, सीधा नहीं बदलेगी। इतना ध्यान रखेंगे कि तीनों आयोग जो है वो संवैधानिक आयोग हैं। और हमने जो बताया कि इनका विकास कैसे हुआ, ये कैसे चेंज हुआ, इस चीज़ को रखा है। आशा है कि ज़रूर आपको अच्छा लगेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।